हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने स्टार्ट किया था टेक्यूमेट्री में एक पार्ट तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से डिस्टेंस की कैलकुलेशन होती है और जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है d = k + e वो किस तरीके से डिराइव होती है। तो उस तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया कि k और c जिसको हम लोग बोलते थे कांस्टेंट ऑफ टेक्यूमेट्री, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कल की क्लास में हमने जब एंड कर रहा था तो उसमें हमें एक चीज और भी बताया था मैंने आपको कि कभी भी जब हम लोग बात करते हैं टेक्यूमेट्री की तो उसमें आप जानते हो कि लाइन ऑफ साइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द स्टाफ। लेकिन उसी का एक केस है कि मान लो कि लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। सो एक यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अलग अलग केसेस में डिस्टेंस एंड एलिवेशन का मेजरमेंट किस तरीके से की जा सकती है। तो एक हेडिंग लिखिएगा यहां पे, राइट डाउन डिस्टेंस एंड एलिवेशन थ्रू टेक्यूमीटर। डिस्टेंस एंड एलिवेशन थ्रू टेक्यूमीटर। अब यहां पे सबसे पहला केस मैंने लिया, केस 1, व्हेन स्टाफ केप्ट वर्टिकल। व्हेन स्टाफ केप्ट वर्टिकल, तो सिचुएशन पहले समझना कि स्टाफ केप्ट वर्टिकल में क्या है। ग्राउंड कुछ इस तरीके से है, आप देख लो। यहां पे कहीं पे बेंचमार्क की पोजीशन है और हमने यहां पे इंस्ट्रूमेंट रखा है टेक्यूमीटर रखा है यहां पे। ये रही स्टाफ जो बेंचमार्क पे रखी गई है, जिस पे हम लोग बैक से रीडिंग ले लेंगे। सो हियर वी विल टेक द बैक सेट रीडिंग। नाउ द कीपिंग द बबल टू द सेंटर, वी हैव टेकन द रीडिंग दिस एज बैक साइड। तो आप देखो बेंचमार्क पे बैक सेट ले लिया। नाउ वी हैव, यहां पे एक स्टाफ है, हियर देयर इज अ लेवलिंग स्टाफ एट दिस पॉइंट। यू कैन कंसीडर दिस पॉइंट एज बी पॉइंट, ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंट वाली पॉइंट को ए मान लो। अब ए पे इंस्ट्रूमेंट रखी है, बी पे स्टाफ रखी है जो कि वर्टिकल है। अब यहां से जैसे ही आपने बैक साइड कंप्लीट किया, आप क्या करेंगे, टेलीस्कोप को स्टाफ की तरफ टर्न करेंगे और इस तरीके से अगर बबल सेंटर पर रख के देखोगे तो आप देख नहीं पाओगे स्टाफ को। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये यहां से टर्न करना पड़ेगा एंड एट एनी एंगल ऑफ एलिवेशन यू विल हैव टू टेक द रीडिंग। तो आपने क्या किया, इस टेलीस्कोप को यहां से इस तरीके से टर्न किया एंड टर्निंग करने के बाद यू विल हैव अ लाइन ऑफ साइट समथिंग लाइक दिस। ये होगी लाइन ऑफ साइट और वहीं पे दो स्टेडिया वाली जो लाइन होगी वो भी इस तरीके से आ जाएगी। सो यहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टेडिया वाली जो लाइन है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, यहां देखो, द मिडल वन इज ऑफ कोर्स लाइन ऑफ साइट। ये रही लाइन ऑफ साइट और इस तरीके से ये है लाइन ऑफ साइट एंड दिस यू कैन सी कि ए स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट रखी, वहां से बैक साइड रीडिंग एंड टर्न करने के बाद स्टाफ पे इस तरीके से आपने 3 अलग अलग रीडिंग्स ले लिए। सपोज द रीडिंग इज S1, S2, S3। अब यहां पे 1 मिनट के लिए एक केस देखते हैं और पहले आप ये बता दो कि इफ द टेलीस्कोप इज टर्न्ड विथ एनी वर्टिकल एंगल, तो ये वाली एंगल आपको मिल चुकी होगी थियोडोलाइट से, दैट इज थीटा। तो आपको क्या क्या मालूम, नोन डेटा की अगर बात करो तो आपको बैक साइड रीडिंग मालूम, आरएल ऑफ बेंचमार्क मालूम और साथ में आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी मालूम है। आपने चूंकि रीडिंग लिया है स्टाफ पे, यू हैव द स्टाफ रीडिंग S1, S2, S3, जिसमें एक्सियल हेयर की रीडिंग ये है और ये हमारी स्टेडिया और स्टेडिया। यहीं पे बात करते हैं। आप जानते तो हो कि ये वाली लाइन हमारी लाइन ऑफ साइट है, जो डॉटेड लाइन हमने दिखाया है। लेकिन अब ये डॉटेड लाइन ऑफ साइट है और ये जो देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल है। मैं आपसे एक सवाल यहीं पे पूछूं कि आप बताओ, कैन वी अप्लाई द टेक्यूमेट्री इक्वेशन हियर, बिकॉज इफ यू सी दिस लाइन ऑफ साइट, अगर इस लाइन ऑफ साइट को आप देखें तो दिस लाइन ऑफ साइट और ये स्टाफ आर दे परपेंडिकुलर। इफ यू लुक एट दिस एंगल यू विल फाइंड इट इज नॉट परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब इस केस में हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, जब ये लाइन ऑफ साइट और ये स्टाफ दोनों परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो हम लोग यहां पे टेक्यूमेट्री इक्वेशन डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अब ऐसे सिचुएशन में कैसे वर्कआउट करेंगे, तो थोड़ा सा डेरिवेशन का यूज आएगा। मैं आपको याद दिलाता हूं डेरिवेशन कि टेलीस्कोप और ऑब्जेक्टिव लेंस के रेस्पेक्ट में एक ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ बनती थी और एक आईपीस पे आई के साथ बनती थी।
जिसको सिमिलर दिखाया था हमने पिछली क्लास में। इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास यू हैव सीन कि दो तरह के ट्रायंगल थे, एक ट्रायंगल थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हमारी टारगेट स्टाफ है उधर की तरफ, और दूसरी थी जो आईपीस पे बनती थी। अब वो दोनों ट्रायंगल जो एक आई के साथ और एस के साथ बनी है वो दोनों सिमिलर होती थी क्योंकि वो लाइन ऑफ साइट स्टाफ के परपेंडिकुलर हो रही थी। अब यहां पे अगर ध्यान दो तो ये वाली ट्रायंगल जो बनेगी स्टाफ के साथ, मैं बोलूं ये स्टाफ इंटरसेप्ट है और ये ट्रायंगल बन रही है, सो दिस ट्रायंगल इज नॉट परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल व्हिच इज मेड विद द स्टेडिया इंटरवल। अब जरा उसी को मैं दिखाऊं तो सिचुएशन को जरा ध्यान से समझना तो आपको प्रॉपरली आइडिया लगेगा कि सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। देखो मैं सिर्फ वही दोनों ट्रायंगल दिखाया हूं जो आपका कंसर्न है, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। आई गेस यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इज आई which is known as the stadia interval and this is the position of eyepiece। ये जो पोजीशन है ये eyepiece की पोजीशन है और इस ऑप्टिकल सेंटर से इफ यू रिमेंबर, ठीक है, इसकी वैल्यू v लिखी गई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। वहीं पे मैं बोलूं कि स्टाफ जो रखी गई है ना, स्टाफ वर्टिकल है, ऐसा कुछ ऐसा स्टाफ है। अब जरा पहले ये सोचो कि इफ द स्टाफ इज वर्टिकल देन ऑफ कोर्स द लाइन ऑफ साइट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वाली लाइन ऑफ साइट, जरा सोचो कि ये वाली लाइन ऑफ साइट इस आईपीस पे तो परपेंडिकुलर है, तो यहां पे एक ट्रायंगल जो आई के साथ बनी और वही ट्रायंगल, अब क्या है ना कि ये दोनों ट्रायंगल जो हमने पिछली क्लास में आपको दिखाया था वो हमने हॉरिजॉन्टल करके दिखाया था क्योंकि बबल सेंटर पे थी, पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट मान करके दिखाया था। अभी क्या है ना कि आपने टेलीस्कोप को इंक्लाइन कर दिया तो वो पूरा सिस्टम ही इंक्लाइंड होता हुआ दिखेगा। तो इंक्लाइंड है तो आई के साथ एक ट्रायंगल बनी, आई और वी के साथ, यहां पे एक और ट्रायंगल बनी एंड नाउ यू हैव द स्टाफ रीडिंग हियर, दिस वन इज S1, दिस वन इज S2 एंड दिस रीडिंग इज S3। जरा एक बार खुद ही सोचो आप और बताओ कि अगर मैं यहां पे दोनों ट्रायंगल की बात करूं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्टाफ इंटरसेप्ट हियर, वी कैन इजीली राइट S and you know that S is equal to S3 minus S1, but think about this particular angle is not right angle, so we can easily identify that this triangle which is made by the eyepiece and another triangle which is made by the object which is staff are not similar। जब ये similar है ही नहीं तो हम लोग वो रिलेशन जो कल की क्लास में लिखा था ना कि I upon V is equal to S upon U, वो रिलेशन जो कल पिछली क्लास में आपने लिखा था उस चीज को हम लोग यहां पे लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब सोचो जब सिमिलैरिटी नहीं बन रही है तो वो इक्वेशन ऑफ टैक्योमेट्री डायरेक्टली वैलिड है ही नहीं, तो उसको वैलिड कैसे करें, क्या करना पड़ेगा हमें। अब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक छोटा सा सिर्फ काम है। हम लोग क्या करेंगे कि जब ये वाली ट्रायंगल हमारी इसके साथ सिमिलर नहीं बन पा रही है तो एक टेक्निक यूज करेंगे। ये स्टाफ इंटरसेप्ट है एंड द ट्रायंगल मेड बाय आई एंड द ट्रायंगल मेड बाय स्टाफ इंटरसेप्ट एस आर नॉट सिमिलर because this particular line of sight is not perpendicular। ये जो line of sight है ये perpendicular नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इस triangle को S के साथ देखूंगा ही नहीं, I will do one small change here that I will take the component of S which is perpendicular to line of sight। Now see S is not perpendicular, ध्यान से सोचो S is not perpendicular, जो S है ना ये एक्चुअली परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन उसी का अगर मैं थीटा पे कंपोनेंट ले लूं, ये देखो थीटा, ये एंगल थीटा, अगर मैं थीटा पे कंपोनेंट ले लूं, सो अब क्या है कि द ट्रायंगल व्हिच इज मेड बाय आई एंड द ट्रायंगल व्हिच इज मेड बाय कंपोनेंट ऑफ एस कितना हो जाएगा ये, सो आई कैन सिंपली राइट दिस इज गोइंग टू बी एस कॉस थीटा। सो दिस आई कैन राइट दिस वैल्यू इज एस cos theta, ठीक है। So can I write the triangle made by I and triangle made by S cos theta are similar to each other? अब है क्या, वो S के साथ सिमिलर नहीं बन पा रही है। मैं आपको ना ये जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं अभी, आप समझिए कि इस चीज को आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि आपको मालूम है कि ट्रायंगल मेड बाय I एंड S मस्ट बी सिमिलर टू ईच अदर, और अगर ये सिमिलर नहीं है तो सिमिलर बनाना पड़ रहा है हमें, कैसे, कंपोनेंट लेकर के। तो S के साथ सिमिलर नहीं बनी तो एक ट्रायंगल हमने यहां पे भी बनाया कंपोनेंट लेकर के
थीटा पे कंपोनेंट लिया तो ये ट्रायंगल बन के आ गई एंड दिस ट्रायंगल हैज वन साइड, दिस वन हैज s cos थीटा, क्योंकि इस OC थीटा पे आएगी। तो अब देखो द ट्रायंगल मेड बाय I एंड V इज सिमिलर टू द ट्रायंगल मेड बाय, यहां देखो ट्रायंगल मेड बाय दिस एंड U, ठीक है। इस तरीके से अब क्या है कि ये जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ना, ठीक है, इन दोनों के साथ ये सिमिलर हो गई है। अब ये जो सिमिलरिटी आई है, अब यहीं पे आप देख लो कि I हैव टेकन I एंड V एंड दिस, तो यहाँ पे अब क्या रिलेशन बन जाएगा, आप याद करो, तो यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा सिंपली I अपॉन V इज इक्वल टू S cos थीटा अपॉन U। तो होगा क्या, फॉर्मूला में क्या चेंजेस आ गया कि जहां जहां S यूज किया ना, वहां वहां हमें S cos थीटा यूज करनी पड़ेगी। तो जैसा आपने कल की क्लास में पढ़ा था कि द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट टू द स्टाफ इज इक्वल टू D इक्वल टू KS प्लस C। तो KS प्लस C की जगह क्या आ जाएगा, KS cos थीटा प्लस C। तो यहां पे टैक्योमेट्री इक्वेशन हम लोग इसके टर्म्स में, तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सो अब यहां पे इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूं, ये समझाने के लिए था। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, स्टाफ इंटरसेप्ट perpendicular to line of sight is equal to S cos theta। तो अब इसको यूज करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, नाउ वी कैन राइट द टैक्योमेट्री इक्वेशन। सो अब मैं यहां पे लिखूंगा कि टैक्योमेट्री इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, दिस आई कैन राइट। अब आप देखो कि ये इंस्ट्रूमेंट से जो डिस्टेंस निकल के आएगी ना, वो लाइन ऑफ साइट के अलोंग आती है, तो ये इंक्लाइंड वाली डिस्टेंस आएगी, उसका नाम दे देते हैं L, ये L निकल के आएगी, ठीक है। सो व्हाट आई कैन राइट, दिस कैपिटल L इज इक्वल टू K S cos थीटा प्लस C, दिस इज द टैक्योमेट्री इक्वेशन। अब जब टैक्योमेट्री इक्वेशन आपको मिल चुकी है, तो डिस्टेंस और एलिवेशन निकालना तो सिर्फ कंपोनेंट निकालने वाली बात हो जाएगी। आप देखो यहां से यहां तक का कंपोनेंट इफ आई राइट, देन यू विल सिंपली राइट इट इज D and D can be written as L cos theta. Similarly, if I ask you what is the elevation V we have, so वो यहां से यहां तक elevation V we can easily find, ठीक है। सो ये elevation V, सो पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना लिखोगे, L cos theta और elevation L sin theta एंड फिर RL of B निकाल लेंगे। सो इन सभी चीजों को मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, दिस इज L cos थीटा विच इज L की वैल्यू KS cos थीटा प्लस C into cos थीटा। सो बेसिकली वी हैव अ डिस्टेंस D इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं दिस इज KS स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा, ये आ गई डिस्टेंस। सिमिलरली वी कैन राइट एलिवेशन ऑल्सो, एलिवेशन V, so V is equal to L sin theta we have, and this I can write L, this is KS cos theta plus C into sin theta। so रिलेशन क्या हो जाएगी, V is equal to KS sin theta cos theta, so this V is equal to KS sin theta into cos theta plus C sin theta। इसी को sin 2 थीटा के टर्म्स में भी कई बार लिख देते हैं, और उसको ऐसा लिखते हैं KS by 2 into, इन सब को मिलाकर के KS by 2 रखोगे तो ये हो जाएगी 2 into sin theta cos theta which is sin 2 थीटा। सो KS by 2 into sin 2 थीटा प्लस C sin थीटा, आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो आपके पास अभी D हो गया, V हो गया, और अब यहां से मैं RL कैलकुलेट कर लूंगा। सो व्हाट इज द RL ऑफ स्टेशन B, अगर B की RL निकालें तो एक बार जरा B पे देखो पहले और बताओ कितनी होनी चाहिए RL। यहां से स्टार्ट करेंगे, आप देखो बेंचमार्क से, तो RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग एंड प्लस V, तो आप यहां तक का RL निकाल चुके हो, और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी
S2, तो अब ये B पॉइंट की RL निकल जाएगी दिस। ठीक है, इसका मतलब RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग प्लस V माइनस S2, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो करेक्शन भी अप्लाई कर लेंगे। सो वी कैन राइट RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग प्लस V माइनस S2, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो करेक्शन भी अप्लाई कर लेंगे। सो इस तरीके से हम लोग इस केस के साथ वर्क करते हैं। आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि आप जानते हो कि जब भी टैक्योमेट्री की बात करते हैं हम लोग, तो लाइन ऑफ साइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द स्टाफ, बट इवन इफ दे आर नॉट परपेंडिकुलर, वी कैन आल्सो वर्क इन दैट केस, एंड सिंपली वी विल हैव टू टेक अ कंपोनेंट ऑफ द स्टाफ इंटरसेप्ट एट द सेम एंगल at which you have taken the readings through the instrument to the staff। ठीक है, जैसे कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन जो भी लिया होगा, तो उसकी वजह से ये हमारी लाइन ऑफ साइट और स्टाफ परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगी, तो जितने एंगल से इंक्लाइन किया ना उतना ही का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कॉस कंपोनेंट, और उसी के साथ हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, एक और भी केसेस का बनता भी देखेंगे हम लोग, पहले इसको लिख के कंप्लीट करो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो आई गेस आपने ये सब कंप्लीट कर लिया होगा। अब इसी केस में एक और भी छोटा चीज, जैसे कि आपने इस वाले डायग्राम में क्या देखा था कि इंस्ट्रूमेंट रखी है और स्टाफ रखा हुआ है, और आपने क्या किया, इंक्लिनेशन पे आपने उस स्टाफ पे रीडिंग ली, जिसके कारण लाइन ऑफ साइट एंड स्टाफ परपेंडिकुलर नहीं हो पा रहे थे। इसका एक और भी जरिया हो सकता है कि आपने जितने एंगल से इंस्ट्रूमेंट को, मतलब कि आपने जितने एंगल से टेलीस्कोप को टर्न किया है, उतना ही एंगल से मैं स्टाफ को भी टर्न कर दूं, तब भी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। अब जैसे पहला केस देखा आपने, उस तरीके से अब मैं आपको इसी का सेकंड केस अब दिखाता हूं। सो विल सी नाउ द सेकंड केस। Case 2, when staff kept perpendicular to line of sight. When staff kept perpendicular to line of sight. When staff kept perpendicular to line of sight। देखो ये भी वैसा ही केस है। ये एक ग्राउंड का एग्जांपल ले लीजिए। यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट रखी गई है। This is the instrument kept here. Now we have a leveling staff kept at benchmark. So easily we can now take the reading called this backside. After taking the backside reading, you will turn the telescope and you will take the reading. So अब जो रीडिंग आप ले रहे हो ये कुछ इस तरीके से हैं। And staff is not kept vertical now. Staff is actually kept like this, inclined. So by doing so होगा क्या कि लाइन ऑफ साइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मिडल वाली लाइन को जो हमारी लाइन ऑफ साइट बनती है वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर हो जा रही है। लुक एट दिस। सो दिस वन इज ऑफ कोर्स लाइन ऑफ साइट एंड दिस यू कैन सी दिस वन इज परपेंडिकुलर ऑलरेडी। कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने एंगल से आपने इसे टर्न किया है थीटा से, इसको आपने टर्न किया थीटा से, उतना ही एंगल से
we are turning the staff also like this. This is also theta. ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझो कि जितना एंगल से इसको टर्न किया ना उतना ही एंगल से इसे भी टर्न कर दिया है, तभी ये अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन रही है, ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये स्टाफ है, बोथ आर परपेंडिकुलर। तो यही हमारा कंसर्न था। अल्टीमेटली अब क्या चाहते हो, परपेंडिकुलर होगी तभी तो वर्कआउट करना चाहोगे आप, तभी तो वर्कआउट कर पाओगे यहाँ पे। अब यहाँ से इसका पॉइंट का नाम लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन सपोज इट इज A and the staff की position it is B. You know that this reading is S1, this reading is S2 and here it is S3. So I'm going to ask you one thing, like when we talk about what is this L, so क्या यहाँ पे tachymetry equation directly लिखा जा सकता है, क्योंकि line of sight is actually perpendicular, तो यहाँ पे directly we can work out and I can write the staff intercept perpendicular to line of sight is S and that is equal to S3 minus S1. S3 minus S1. So, यहाँ पे I can write tachymetry equation क्या लिखोगे, L के टर्म्स में we can write and this L is equal to KS प्लस सी। L इज इक्वल टू KS प्लस सी। अब यहाँ पे कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि हमारी स्टाफ इंटरसेप्ट ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट है, सो दैट इज S3 माइनस S1। तो वहां से निकाल लिया सिंपली L इज इक्वल टू K, लेकिन वो L इंक्लाइंड आएगी क्योंकि हमने इसको टर्न कर रखा है। ठीक है, आप जानते हो कि जो टैक्योमेट्री इक्वेशन की डिस्टेंस निकलती है वो हमेशा लाइन ऑफ साइट के अलॉन्ग मिलती है, और लाइन ऑफ साइट आपने इंक्लाइन कर दिया तो ये वाली डिस्टेंस आपको मिल के आएगी अभी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग दो चीजें निकालेंगे। सबसे पहला कि A से B के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट के वर्टिकल एक्सिस से लेकर के यहां तक होगी, इसका नाम देते हैं D। ठीक है, फिर मैं पूछूं एलिवेशन क्या होगी, तो एलिवेशन S2 तक होगी। ठीक है, एंड दिस एलिवेशन इज V। ठीक है, अब यहां से मैं पूछूं डिस्टेंस अगर निकालो तो जरा सोचो एक बार, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस D फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू द स्टाफ, तो उसी तरीके से जैसे पिछले केस में सोचा था, क्या करेंगे आप, ये L है और हमें D निकालना है, तो L का कंपोनेंट तो लेंगे, लेकिन एक चीज और भी दिमाग में आनी चाहिए कि अगर मैं L का कंपोनेंट ले लूं ना तो वो L यहीं तक है ना, और इसका कंपोनेंट देखें देन यू आर गेटिंग ओनली अप टू दिस। सो द D इज इक्वल टू S, दिस D इक्वल टू L cos थीटा प्लस यू हैव दिस पर्टिकुलर रिमेनिंग पार्ट ऑल्सो, ये वाली पार्ट भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, और ये कितनी हो जाएगी, तो ये 0 पॉइंट ऑफ द लेवलिंग स्टाफ और ये S2 है, तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक की हाइट S2 हो जाएगी, दिस वन, ये 0 पॉइंट और यहां तक S2 हाइट है और उसका इधर थीटा है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट लोगे तो ये कितनी हो जाएगी, कैन आई राइट दिस इज S2 sin थीटा। So basically the horizontal distance from the instrument to the staff is equal to L cos theta plus S2 sin theta. So I can write horizontal distance D, and this D is equal to L cos theta plus S2 sin theta। ठीक है, D is equal to L cos theta plus S2 sin theta। सिमिलरली अगर मैं V पूछूं कि V क्या है, तो ये L है और ये थीटा है, तो इसकी ये वाली कंपोनेंट क्या हो जाएगी, L sin थीटा। ठीक है, सो आई कैन राइट एलिवेशन V, दिस V इज इक्वल टू L sin थीटा, ये रिलेशन आ गई। अब यहां से मैं पूछूं कि RL कितनी हो जाएगी, तो आप खुद ही सोचो कि RL किस तरीके से निकालोगे आप। कैन आई राइट, RL के लिए बेंचमार्क से स्टार्ट करना पड़ेगा, सो RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैकसाइड रीडिंग, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैकसाइड रीडिंग एंड प्लस V, और V से इतना नीचे भी आना है, तो मैं पूछूं कि जितना नीचे आना है वो ये वाली वैल्यू है, तो बताना कि इसकी वैल्यू कितनी लिखी जानी चाहिए, तो ये S2 है और ये S2 का cos कंपोनेंट S2 cos थीटा। सो फाइनली जो RL ऑफ B लिखी जाएगी उसको ऐसा लिखेंगे, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस V माइनस S2 cos थीटा।
So this I can write RL of B is equal to RL of benchmark plus backside reading plus V minus S2 cos theta. RL of benchmark plus backside reading plus V minus S2 cos theta. इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे, ठीक है। चलो, जैसे आपने पिछले केस में देखा था, इस केस में भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, जैसा केस कहा जाएगा क्वेश्चन में उस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करते चलेंगे। सो नाउ यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। विल कंटिन्यू नाउ विद द क्वेश्चन, लेकिन पहले आप इसे लिख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट और भी बताता हूं इसमें कि जब भी ऐसा केस आएगा ना, तो क्वेश्चन में जनरली लिख देता है कि इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, ऐसा लिखा होता है जनरली। नहीं लिखा जाए तो एक चीज और भी आप समझ सकते हो कि जब भी कभी परपेंडिकुलर वाला केस आया ना, जैसे मान लो कि लाइन ऑफ साइट स्टाफ पे परपेंडिकुलर हुई, तो ये S3 माइनस S2 और S2 माइनस S1, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, समझो। ये वाली जो इंटरसेप्ट है, ये वाली इंटरसेप्ट और ये वाली इंटरसेप्ट, ये दोनों बराबर सिर्फ तब होते हैं जब लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर होती है, एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ ना कि ये स्टाफ है और लाइन ऑफ साइट 3 ऐसी आ रही है, तो उस केस में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में स्मॉल डिफरेंस आएगा, विल नॉट बी सेम। तो पहचानने का तरीका ये भी आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो डेटा दिया हुआ है और कहीं पे लिखा नहीं कि परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट है या नहीं, तो उस केस में टेक दिस डिफरेंस, इफ यू आर गेटिंग इक्वल दैट मींस इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, इफ इट इज नॉट इक्वल देन इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अनइक्वल आने का मतलब है कि इसमें किसी एंगल पे रीडिंग ली गई है, और अगर इक्वल आ जाए तो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। और अनइक्वल जो आएगी ना, वो नियरली सेम होगी, थोड़ी सी की डिफरेंस आएगी सिर्फ। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए आप ये समझ सकते हो कि whenever you have case, whenever the staff kept particular line of sight, always keep this in mind that S3 minus S2 is equal to S2 minus S1, ऐसा हो जाएगा। तो यही इसका चेक करने का तरीका भी है, ठीक है। अब यहीं पे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको क्या करना है, टैक्योमेट्री में इसी तरीके से वर्कआउट करना है। तो अब इसके एक डिटेल क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जिसमें इन दोनों केसेस का एक डिटेलिंग हम लोग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद, लेकिन पहले आप इसे, ये जो हमने अभी बताया उसको भी आप मेंशन कर लो इसे नोट में। एंड आफ्टर दैट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कीजिए। 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 सॉल्व करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार पढ़ो, देखो उसमें लिखा है डिटरमाइन द ग्रेडियंट फ्रॉम A to B from the following observations made with the fixed hair tachymetry fitted with analytic lens। अच्छा एक चीज और, एनालिटिक लेंस का भी एक नोट लिख लेना आप। होती क्या है ना, एक स्पेशल टाइप ऑफ लेंस है जिसमें K की वैल्यू 100 और C की वैल्यू 0 होती है। समझ लो आप, जहां पे ये नोट बनाया ना, वहीं पे एक और भी चीज लिख लो, यहीं पे नोट में लिखा दे रहा हूं। देखो analytic lens is the special type of lens for which K is 100 and C is 0, ठीक है। ये देखो, ये है कॉन्वेक्स लेंस होती है ये। इस कॉन्वेक्स लेंस, याद रहे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें K की वैल्यू 100 और C की वैल्यू 0। ऐसा करने से एक फायदा होता है एनालिटिक में, क्या कि आप जो फार्मूला जानते हो ना कि D इक्वल टू KS प्लस C है, ये सीधा क्या बन जाएगा, D इज इक्वल टू 100S। आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ये SD, ये इसीलिए इसको बनाया गया है, मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशंस को बहुत आसानी से फॉलो करने के लिए एक लेंस बनाई गई है जिसमें K की वैल्यू 100 और C की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एनालिटिक लेंस। तो कभी भी जब ये टर्म आपको दिखाई देना तो समझ लेना कि K और C अगर नहीं भी दिया रहे तो आपको यही लेके चलना है 100 और C, और दिया भी जाएगा तो यही वैल्यू देगा आपको 100 और 0, ठीक है। ध्यान रखना है K 100 और C 0। तो आप वहीं पे नोट बना के इसको लिख लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 15 को अटेम्प्ट करो। डू इट नाउ।
क्वेश्चन नंबर 15। देखो पहले इसमें समझने का कोशिश करो, ये क्वेश्चन ना काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है। इससे जो आपने अभी केसेस पढ़े थे ना, उसका हर एक चीज का आइडिया आपको लग जाएगा। तो पहले प्रॉपरली समझो इस क्वेश्चन को। डिटरमाइन द ग्रेडियंट फ्रॉम ए टू बी। ग्राउंड पे दो कोई पॉइंट है ए और बी, और उन दोनों के बीच का ग्रेडियंट चाहिए। तो पहले तो आप ये बताओ, अभी आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ही सेंटेंस पढ़ा है। ये है ग्राउंड, और यहाँ पे मान लीजिए ये ए है और ये बी है। मैं पूछूं इसका ग्रेडियंट चाहिए, तो ग्रेडियंट के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। क्या का पता करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में एलिवेशन डिफरेंस क्या है v, एंड दूसरा डिस्टेंस क्या है d। जब ये दोनों मिल गया तो हम लोग कैसे निकालेंगे स्लोप? आप जानते हो कि स्लोप यही वाली हमारी लाइन की जो स्लोप होगी, क्या स्लोप? ग्रेडियंट की वैल्यू, ग्रेडियंट ऑफ ए बी आई कैन राइट सिंपली v अपॉन d। d ना लिख करके h लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो ये हो जाएगी v अपॉन h। ये दो चीजें हमें चाहिए। और मैं आपसे पूछूं कि जब हमें निकालना है इन दोनों के बीच का ग्रेडियंट, a से b दो पॉइंट दिया है और उन दोनों के बीच का ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, मतलब RL का डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, RL ऑफ A निकालेंगे एंड फिर RL ऑफ B निकालेंगे, और उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे कि v की वैल्यू कितनी आ रही है। तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि हमें RL ऑफ A निकालनी है और RL ऑफ B भी निकालनी है। दूसरा, जो पोजीशन है A का और B का, उन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमें चाहिए h। तो बेसिकली दो पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, एंड व्हाट इज द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये दोनों निकल गया तो ग्रेडियंट निकल जाएगी। अब मैं पूछूं कि ये कैसे निकालोगे, ये v निकालोगे कैसे? तो सिंपल है, RL ऑफ A माइनस RL ऑफ B मॉडुलस लिया है, ताकि हमें मालूम है, अभी तक नहीं मालूम है कि किसकी RL ज्यादा है, वो कैलकुलेट करके निकलेगी। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए समझाया था आपको कि A और B अलग अलग लेवल पे है, लेकिन एग्जैक्टली किसका लेवल ज्यादा है किसका कम है वो सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा। तो मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस ऑफ RL दिखाया, जो कि एलिवेशन डिफरेंस होगी, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या तो दिया होगा या तो निकालने का कोई टेक्निक दिया होगा। विल सी दैट। ठीक है, तो बेसिकली हमें RL वर्कआउट करना है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, सिर्फ एक ही सेंटेंस अभी तक पढ़ा है, आगे देखते हैं। इसमें लिखा है AB from the following observations made with a fixed hair tachymeter। फिक्स्ड हेयर टैक्योमीटर। अब देखो फिक्स्ड हेयर का टर्म का मतलब समझो। टैक्योमीटर की दो टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स्ड हेयर, एक होता है मूवेबल हेयर, जिसमें आप हेयर को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उस तरीके से। अब यहाँ पे ये इन्होंने बोला फिक्स्ड हेयर टैक्योमीटर फिटेड विद द एनालिटिक लेंस। एनालिटिक लेंस का मतलब समझा चुका हूँ, K100C0 विद द कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग 100, क्लियरली लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जो टेबल में डेटा दिया है ना, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। उसके अंदर लिखा है कि रीडिंग टू A एंड रीडिंग टू B, मतलब A पर भी कुछ रीडिंग है और B पर भी कुछ रीडिंग है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे पहले दिया हुआ बियरिंग टू A एंड बियरिंग टू B। पहले तो आप ये सोचो कि कहीं पे एक जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखी गई है और उस इंस्ट्रूमेंट से A का बियरिंग और B का बियरिंग मेजर किया गया है। होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। डू यू नो बियरिंग इज विच प्लेन मेजरमेंट? कौन सी प्लेन की मेजरमेंट होती है बियरिंग, और कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो आप? तो जैसे मान लिया कि ट्राइपॉड के ऊपर आपने कंपास रखा, कंपास ही होती है ना बियरिंग के लिए, तो कंपास रखा और कंपास से आपने क्या किया, कोई स्टेशन ग्राउंड पे कहीं पे है A और B, उस ग्राउंड स्टेशन A का बियरिंग मेजर किया इंस्ट्रूमेंट से, और उस स्टेशन B का भी बियरिंग मेजर किया, और दोनों की बियरिंग मालूम है 345 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो आप बता दो, किसी स्टेशन से A और B का बियरिंग मेजर कर रहे हो, तो ये तो हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया ना। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि देयर इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन ऑफ द कंपास एंड A एंड B। जहां पे इंस्ट्रूमेंट रखी जा रही है वहां से A और B के बीच में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और वो ट्रायंगल कैसा? तो आप यहां पे सोचो, मान लो कि ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट से कितना एंगल बोला है? ये A है 345 पे इधर की साइड, और ये है 75 पे इधर की साइड। तो आप बता दो, ये हो गया A स्टेशन, ये हो गया B स्टेशन, और ये हो गया P स्टेशन। आपको एक ट्रायंगल दिखाई देनी चाहिए। और वहीं पे मैं पूछूं कि भाई ये वाली एंगल है 345 डिग्री और ये वाली एंगल है 75 डिग्री। तो पहले तो ये बताओ कि इस ट्रायंगल में ये वाली जो एंगल बची वो कितनी हो जाएगी? तो आप खुद सोचें, ये 345 है, 360 होती है तो इधर 15 बच गया, और ये 75, ये तो 90 डिग्री बन गया। इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब जरा ये बता दो, राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो मेरा एक सवाल है फिर से। अब आप बता दो
ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकाल पाओगे क्या? करना क्या है, इंस्ट्रूमेंट पोजीशन P से A का डिस्टेंस निकाल लो, दैट इज DA, और इंस्ट्रूमेंट पोजीशन P से B का डिस्टेंस निकालो, दैट इज DB। तो ये जो A से B का डिस्टेंस जो यहां पे मार्क किया था AB, वो H की वैल्यू क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ DA स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। मतलब आप समझो कि बियरिंग देने का सिग्निफिकेंस क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि अगर बियरिंग दी हुई है ना तो उससे एक ही चीज आप सिग्निफाई करना चाहते हो। यूजिंग द बियरिंग यू आर एक्चुअली गोइंग टू कैलकुलेट, यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट द आइडिया दैट दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल इन व्हिच वन इंटरनल एंगल नोन टू यू एंड व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन इन दिस ट्रायंगल। इंस्ट्रूमेंट पोजीशन हमारी P है, एक के लिए 345, एक के लिए 75, तो ये वाली एंगल आपको 90 डिग्री मिल चुकी है, ठीक है। और यहां से इफ समहाउ यू गेट टू मैनेज दैट व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू A एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू B, देन यूजिंग दिस टू यू कैन कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ग्रेडियंट निकालना है तो आपको दो चीजें चाहिए ना, एलिवेशन डिफरेंस V एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस H। और H हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है A से B की बीच की, वो बियरिंग के थ्रू आपको आइडिया लगा कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, और राइट एंगल ट्रायंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे डायरेक्टली, ठीक है। वही काम करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने एक ही डेटा पढ़ा है कि रीडिंग टू A एंड रीडिंग टू B गिवन एज दिस। अब करेंगे क्या कि ये जो इंस्ट्रूमेंट वाली पोजीशन है ना, यहां से कंपास को हटा दो और अब रखो टैक्योमीटर, एनालिटिक लेंस वाला टैक्योमीटर, और उस टैक्योमीटर से लिखा है कि अब देखो क्या लिखा है, रीडिंग ऑन स्टेडिया हेयर, और अगला है रीडिंग ऑन एक्सियल हेयर। I hope you are able to understand the meaning of the stadia hair and axial hair। समझ में तो आ गया होगा, स्टेडिया हेयर अपर एंड लोअर और एक्सियल हेयर मतलब इन दोनों के बीच में, और इसीलिए रीडिंग भी देखो उन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी एक्सियल वाली, ठीक है। तो इन्होंने दिया है रीडिंग टू द एक्सियल हेयर, रीडिंग टू द स्टेडिया हेयर, 3 रीडिंग्स आपको मालूम है, और साथ साथ ये भी मालूम है कि ये वर्टिकल एंगल पे है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P से 3 रीडिंग A की स्टाफ पे, अब क्या करो, A हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो है उस पे एक स्टाफ रखो, वर्टिकल स्टाफ, और P से 3 अलग अलग रीडिंग्स ले लो, और यहां P से B पे भी 3 अलग अलग रीडिंग्स ले लो। तीनों रीडिंग्स मालूम है A पर भी और B पर भी, ये एंगल भी मालूम वर्टिकल, ये भी एंगल मालूम है वर्टिकल, तो हम लोग आसानी से वर्कआउट कर पाएंगे कि भाई P से A का डिस्टेंस क्या है, साथ साथ A की RL क्या है, फिर P से B का डिस्टेंस क्या है और B की RL क्या है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज। लेकिन क्या है ना कि आप अगर ध्यान से सोचो तो पिछली क्लास में जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको एक केस पढ़ाया था, केस 3। उसमें हमने आपको बोला था कि ऑल 3 पॉइंट्स इज नॉट इन अ सेम वर्टिकल प्लेन। तो होता क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 3 पॉइंट्स मिल करके एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही केस है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहां पे जो डायग्राम बनाओगे आप, थोड़ा संभल के बनाना है, एक टॉप व्यू होगी और एक इसकी साइड व्यू होगी, दोनों ही हमें समझने हैं, दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हमारी 2 अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। तो अब मैं आपको जैसा डेटा कहा है उसके हिसाब से मैं आपको डायग्राम प्रॉपर्ली बना के समझाता हूं। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन समझाया कि आप 2 अलग अलग केसेस सोचो कि इंस्ट्रूमेंट पोजीशन P है और P से A का बियरिंग मेजर किया कंपास रख करके, फिर उसी P पे हमने टैक्योमीटर रखा और टैक्योमीटर से उस A पे किसी वर्टिकल एंगल के थ्रू 3 रीडिंग्स ले ली, S1, S2, S3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, वर्टिकल एंगल भी दिया हुआ है। सिमिलरली अब हमने कहीं पे ग्राउंड स्टेशन B है और उस इंस्ट्रूमेंट से B का पहले बियरिंग निकाल लिया कंपास से, फिर कंपास हटा करके टैक्योमीटर रखा और टैक्योमीटर से उस स्टाफ पे वर्टिकल एंगल के थ्रू 3 रीडिंग S1, S2, S3 निकाल लिया। अब करना क्या है, आप खुद ही सोचो कि क्या मैं इस P से A के लिए, कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द LA? Can you calculate what is the horizontal distance from this P to A? Can you calculate what is the RL of A? Similarly, from this P to B, can you calculate what is the LB and then what is the horizontal distance and then what is the RL of B? जब RL of A और B निकल जाएगी, take the difference, you will get the elevation difference. और जब DA A की डिस्टेंस और DB B की डिस्टेंस मिल गई तो इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करके we can calculate what is the horizontal distance AB. और वहीं पे जब V निकल जाएगी और आपको H मिल जाएगी तो आप ग्रेडियंट आसानी से निकाल सकते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, अब हमने जो आपको समझाया ये पूरा प्रोसीजर था, लेकिन ये हमने समझाया है एज अ हिंट टू यू। सो नाउ आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो एवरीबॉडी नाउ पॉज द वीडियो
एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ। खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। और जब सॉल्व हो जाए या फिर कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो उसके बाद वीडियो को प्ले करना आप, ठीक है। चलो अब मैं यहां से सॉल्व करता हूं। चलो यहां से सबसे पहले डायग्राम एनालाइज करेंगे एंड द सिचुएशन व्हिच इज गिवन हियर वी विल एनालाइज समथिंग लाइक दिस। बोथ आर वर्टिकल एंगल एंड इट इज पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव मीन्स इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सो लेट्स एनालाइज द ग्राउंड फर्स्ट। ये है लाइन ऑफ साइट इंस्ट्रूमेंट से, तीन अलग अलग अभी हम लोग बनाएंगे। सो सबसे पहले ये हमने रेफरेंस बनाया है हॉरिजॉन्टल का। दिस वन इज द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन और ए के लिए इट इज 15 डिग्री और बी के लिए 10 डिग्री है। साइड व्यू बना रहा हूं पहले। तो मैंने यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके से है। सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट P वी हैव, दिस वन इज P और ये रही ग्राउंड। अब आगे बढ़े तो मैं पोजीशन ऑफ A और B डिफाइन तो करूंगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी स्टाफ वर्टिकल रखी हुई है और कौन सी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट है। सो लेट्स चेक। सबसे पहले मैं ए कली चेक करके दिखा। फॉर स्टाफ ए आप बता दो S1 कितना दिया हुआ है। दिस इज 0.75 मीटर, S2 is 1.435 meter and S3 2.12 meter। ठीक है, 0.75, 1.435 एंड 2.12। एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि S1 S2 का डिफरेंस कितना आ रहा है। लेट्स चेक। दिस इज S2 माइनस S1, दिस इज 1.435 minus 0.75। वी विल चेक दिस नाउ। S3 माइनस S2 इसकी वैल्यू आ रही है 2.12 माइनस 1.435। जरा इसको चेक करो कितनी आई, 2.12 माइनस 1.435। सो चेक करते हैं इसकी वैल्यू। ये आ रही है 1.435 माइनस 0.75। दिस वैल्यू कम्स आउट एज 0.685। इसको देखते हैं, 2.12 माइनस 1.435 and this value is 0.685। आप देख पा रहे हो कि ये दोनों इक्वल हो गई है, दोनों इक्वल आ गई ना। अब आप पहले ये बता दो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जब दोनों इक्वल आ जाए इसका क्या कंक्लूजन होता है। सिंपली दैट स्टाफ इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ए स्टाफ जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो S1 दोनों इंटरसेप्ट, मतलब S2 के ऊपर S3 तक और S2 के नीचे S1 तक, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब कि जो स्टाफ रखी गई है वो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट रखी गई है। तो अब मैं यहां पे स्टाफ का पोजीशन दिखाता हूं। दिस स्टाफ इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस। सो हियर इज पोजीशन A। अब यहां पे मैं तीनों स्टाफ रीडिंग्स की वैल्यूज को मेंशन कर देता हूं जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। This value is 0.75. This value is 1.435. This is 1.435. And this is 2.12. 0.75, 1.435 and 2.12। ठीक है, ये तीन रीडिंग्स हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके लिए कुछ पैरामीटर्स लिख देता हूं कि आप समझ चुके हो कि ये P पोजीशन है और ये इंस्ट्रूमेंट, ये स्टाफ की पोजीशन A है।
So let's start the calculation with, you know that this is perpendicular, हमने अभी भी find out कर लिया. So I'm going to mark this as LA. ठीक है, इसके लिए टैक्योमेट्री इक्वेशन लिखेंगे और इसके लिए ये वाला डिस्टेंस भी पता करेंगे और साथ में we will check what is the elevation difference. So ये वाली elevation difference क्या है? This elevation difference is VA. ठीक है, ये एलिवेशन डिफरेंस VA हो जाएगी. ठीक है, और उससे ये S2 का हम लोग फिर कंपोनेंट लेंगे, आगे देखेंगे जो कैलकुलेट होगा वो. ठीक है, ये हमने VA बता दिया, LA हो गया, VA हो गया और DA इस डायग्राम में नहीं दिखाऊंगा, इसका टॉप व्यू में दिखाऊंगा. तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये है साइड व्यू. ठीक है, अब बात करते हैं कि अगला जैसे स्टाफ A के लिए किया ना, अब मैं B के लिए चेक करता हूं. सो इसको मिटा देता हूं, आप पॉज करके लिख लेना इसको. So now let's check staff B. Staff B, the readings are S1 is equal to 0.625, S2 is equal to 1.835 and S3 is equal to कितनी आ गई? S3 is equal to 3.05, 0.625, 1.835 and 3.05. So इसको चेक करते हैं अब. Let's check. This is S2 minus S1. तो ये बनी 1.835 minus S1 0.625 and same here it is S3 minus S2. तो ये आ जाएगी 3.835. चेक करो इसकी वैल्यू. This minus this and this minus this. चेक करते हैं कितनी आ रही है. 1.835 minus 0.625 and this value comes out 1.21. इधर आ जाएगी 3.05 minus 1.835 and this is 1.215. आप देखो, are they coming equal or not equal? ये तो not equal का केस आ गया. तो इसका मतलब कि staff kept वर्टिकल. ठीक है, हमारे पास दो ही केसेस थे ना, या तो हम लोग वर्टिकल रखेंगे या तो इंक्लाइंड रखेंगे. मतलब या तो वर्टिकल रखेंगे या तो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट रखेंगे. तो अगर इक्वल है तो हम लोग ये समझते हैं कि परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट है, और अगर इक्वल नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि वर्टिकल है और ऐसा भी हो सकता है कि इंक्लाइंड है लेकिन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट नहीं है. लेकिन हम लोग ऐसा कभी कॉम्प्लिकेटेड सर्वे करते नहीं है. तो इसका एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि दिस स्टाफ इज केप्ट वर्टिकल. ठीक है, सो अब इस वाले केस में जो B को मैं रखूंगा, मैं यहाँ पे इसको वर्टिकल दिखाऊंगा. सो नाउ यू कैन सी दिस स्टाफ B, आई हैव शोन दिस एज वर्टिकल. सो ये रहा B स्टाफ. सो यहाँ पे S1 is 0.625, S2 1.835 and S3 3.05. 0.625, 1.835 and 3.05. अब यहाँ से देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगी टैक्योमेट्री इक्वेशन LB के लिए, और आई कैन राइट कि ये यहाँ तक ये वाली वैल्यू जो आएगी दिस इज VB. ठीक है, अब ये जो हमने बनाया ये साइड व्यू था जो मैंने अभी कंप्लीट करके आपको दिखा दिया ऑलरेडी. तो अब इसको पॉज करके आप लिख लो. नाउ वी विल कंटिन्यू फॉर द टॉप व्यू. साइड व्यू तो बनाया मैंने, अब मैं इसी का टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ. तो इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको B स्टेशन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग P और इसके कॉरस्पॉन्डिंग A कुछ ऐसा नजर आएगी. सो व्हाट आई कैन राइट, आप यहीं पे देख लो कि ये है इंस्ट्रूमेंट की स्टेशन P और ये कुछ ऐसा नॉर्थ है ना. अब जो रीडिंग्स ली गई है 345, दैट इज समथिंग लाइक दिस. ये है 345 वाली. सो ये 345 और 75 में ये आई थी. ठीक है, 75 में ये आई थी. सो दिस यू कैन सी दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑन टॉप व्यू. सो कंसीडर दिस एज ग्राउंड स्टेशन A and this as ground station B.
एंड दिस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P वी हैव, है ना। सो ये P स्टेशन है। अब यहाँ पे मैं पूछूं बियरिंग की जो वैल्यू दी हुई है ना, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इट इज 345 डिग्री एंड दिस it's 75 degree. So if I ask you what is this angle, then this angle is simply 90 degree. बता चुका था मैं पहले ही। अब मैं पूछूं आपसे कि इंस्ट्रूमेंट P जो आप देख रहे हो ना, वो साइड व्यू देख रहे हो। पहले विजुअलाइज करो कि इंस्ट्रूमेंट यहां रखी है, स्टाफ यहां रखी है, तो आपने जो 3 रीडिंग यहां पे दिखाया गया ना, वो P से A 3 रीडिंग इधर की तरफ है, वो B से B 3 रीडिंग इस तरफ है। साइड व्यू में आपको एक ही प्लेन पे ऐसा नजर आता है, लेकिन एक प्लेन पे है नहीं वो एक्चुअली P से A ऐसे है और P से B ऐसे है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी ना, वो हमने यहाँ पे साइड व्यू में नहीं दिखाया, वो यहाँ पे देखो कि डिस्टेंस टू A is here DA and P to B, distance to B, this is DB. So on the basis of that we are going to calculate what is the horizontal distance H, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, DA square plus DB square under root. So DA square plus DB square under root is H value. अब यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आपको डायग्राम और केस पूरी तरीके से अभी तक समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके करना क्या है, आप याद करो, आपको A से B के बीच का ग्रेडियंट पता करना है, और इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, A का RL निकाल लो और B का RL निकाल लो, ताकि A से B के बीच का एलिवेशन डिफरेंस मिल जाए। दूसरा मैं पूछूं कि P से A का डिस्टेंस निकाल लो DA, और P से B का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, तो उससे H की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एक एक करके इंस्ट्रूमेंट P से A पहले देखते हैं और सब कुछ निकाल लेंगे, फिर P से B निकालेंगे सब कुछ, और फिर ग्रेडियंट निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ हियर। सो सबसे पहले चलते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट P टू स्टाफ A, फ्रॉम P टू A। इंस्ट्रूमेंट P से स्टाफ A की तरफ जाएं तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट। सो टैक्यूमेट्री इक्वेशन LA, कैन आई राइट दिस एज सिंपली इक्वल टू, कितना लिखोगे, तो आप KS प्लस C लिख सकते थे, या KS प्लस C लिख सकते हो यहाँ पे। तो KS प्लस C अगर लिखेंगे हम लोग, तो आप जानते हो परपेंडिकुलर है, तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली विल राइट दिस इज KS प्लस C, और K की वैल्यू और C की वैल्यू आपको याद होगा, इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, दिस K इज व्हाट 100 और C इज व्हाट 0। K इज 100 एंड C इज 0। सो उसको मैं रिलेट करता हूं, दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाई S, S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.12 एंड माइनस 0.75 प्लस 0, चेक दिस वैल्यू। सो 2.12 माइनस 0.75 into 100 एंड दिस वैल्यू 137 मीटर आ रही है LA। अब यहां पे अगर मैं DA निकालूं, तो पहले याद करो कि केस क्या है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, और जब भी ऐसा परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट का केस बने, इस वाले केस में, तो डिस्टेंस निकालने का टेक्निक मैंने आपको समझाया था। क्या करने वाले हो, इसका कंपोनेंट लेंगे और S2 का भी कंपोनेंट लेंगे, तो कितनी हो जाएगी LA। अच्छा, थीटा की वैल्यू हमने मार्क नहीं किया है, वो भी लिख देता हूं। ये जो है ना, ये थीटा A है, जरा चेक करो थीटा A की वैल्यू कितनी है। दिस इज गिवन एज 15 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री, और ये है थीटा B, इसकी वैल्यू है 10 डिग्री, ठीक है। ये प्लस में है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, माइनस हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेके चलते हैं हम लोग। सो अब यहां पे देखो, ये थीटा A से हम लोग क्या लिखेंगे, LA cos थीटा A प्लस S2 sin थीटा A। सो लेट्स कैलकुलेट, दिस इज LA cos theta A plus S2 sin theta A. Calculate the value now. So this is going to be 137 cos theta A की value 15 डिग्री plus S2 की वैल्यू क्या है 1.435 sin 15 डिग्री। चेक दिस, तो ये आ जाएगी 137 cos 15 plus 1.435 sin 15, and this value comes out as 132.7 meter. ठीक है, 137 cos 15 plus 1.435
साइन 15। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है डिस्टेंस की। अब निकालते हैं एलिवेशन VA। तो आप बता दो एलिवेशन जो VA हमने मार्क किया है, उस VA को अगर इस डायग्राम में देखो तो आप खुद सोच सकते हो कि ये LA है और इसका सिंपली एक कंपोनेंट है जो साइन कंपोनेंट हो जाएगी। तो व्हाट आई कैन राइट LA sin 15. So this I can mention, this is LA sin theta A. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 137 sin 15 डिग्री। So 137 sin 15 sin 15, this is 35.458 मीटर, ये आ रही है। अब बताओ इसमें बचा क्या, सिर्फ एक चीज का कैलकुलेशन बचा है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द RL। और RL के लिए हमें क्या चाहिए, रेफरेंस RL हमेशा चाहिए होती है ना, बेंचमार्क। बेंचमार्क दिया हुआ नहीं है। फिर क्या चाहिए, बैक साइड, वो भी दिया हुआ नहीं है। ना ही बेंचमार्क मालूम, ना ही बैक साइड मालूम, और हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, तो आपको ना ग्रेडियंट चाहिए था, और ग्रेडियंट के लिए V/H चाहिए। और V है क्या, 2 पॉइंट के बीच की एलिवेशन डिफरेंस। तो अगर दी भी जाती ना बेंचमार्क की RL और बैक साइड रीडिंग, तो वो कैंसल आउट हो जाती। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे एक आर्बिट्ररी बेंचमार्क और उसका बैक साइड भी। सो मैं यहाँ पे एक अजम्पशन लेता हूं, अज्यूम RL of benchmark is X and backside reading is Y। ठीक है, ये हमने अजम्पशन लिया। आप अगर डायग्राम में देखोगे ना, तो इंस्ट्रूमेंट तो एक ही है, हमारे पास सिर्फ P इंस्ट्रूमेंट है। तो P से अगर हम लोग यहीं पे अजम्पशन लेंगे कि बैकसाइड रीडिंग कितना है और बेंचमार्क कितना है, वो हमने लिया है X और Y। तो इन दोनों का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अब एक इंस्ट्रूमेंट है तो बैक साइड और बेंचमार्क की RL मालूम, वही कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा, वही कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो मैंने ये वाला लाइन दिखाया है उसकी RL क्या हो जाएगी, जिसको HI बोलते हैं। क्या लिखोगे, RL ऑफ बेंचमार्क एंड प्लस बैक साइड। तो यहां तक की RL निकल गई और इसके ऊपर V तक जाना है, और फिर हम लोग माइनस करेंगे S2। सो कैसे, वो यहां देखो। अब आई कैन राइट RL ऑफ A, क्या लिखोगे, दिस इज RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैकसाइड रीडिंग एंड प्लस VA माइनस S2 cos थीटा A। ठीक है, अब ना आगे यहां पे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आप खुद बता दो कैसे लिख रहा हूं। यहां देखना, ये है इंस्ट्रूमेंट पोजीशन P। सो मैं लिखूंगा RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैकसाइड, यहां तक आ गए, एंड प्लस VA यहां तक आ गए, और फिर 8 की RL निकालनी है, तो यहां से ये वाली हाइट माइनस करोगे तो S2 को ऐसे माइनस नहीं करेंगे, S2 का कंपोनेंट माइनस होगा। कौन सा कंपोनेंट, कॉस्ट कंपोनेंट। सो कितना बना, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैकसाइड प्लस VA एंड माइनस S2 cos थीटा A। सो इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा, देखिए अभी इस जगह पे। सो दिस इज RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैकसाइड प्लस VA माइनस S2 cos थीटा A, एंड दिस इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क इज X प्लस बैकसाइड रीडिंग इज Y एंड प्लस VA निकाला है 35.458 एंड माइनस S2 की वैल्यू थी 1.435 इंटू cos 15 डिग्री। चेक करते हैं कितनी आ गई। सो दिस RL ऑफ A इज इक्वल टू X प्लस Y, दिस इज 35.458 माइनस ऑफ 1.435 इंटू cos 15। ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है, दिस इज प्लस 34.07। कीप इन माइंड, ये वैल्यू आई है। अब हमने क्या किया, अभी तक ना P से A निकाल लिया पूरा। अब जैसे P से A निकाला है, वैसे ही हम लोग P से B भी निकालेंगे। सो मैं आगे बढ़ता हूं एंड विल सी P to B। सो स्टेप टू फ्रॉम P to B। P to B अगर आगे जाएं तो सबसे पहले अब LB निकालेंगे, और LB निकालने के लिए थोड़ा सा डायग्राम पे इधर देखो। अब यहां देखिए, सो ये रही P और ये स्टेशन B है। तो मैं P से इस स्टाफ पे अगर रीडिंग लूं, 3 स्टाफ है और ये वर्टिकल है। तो पहले तो ये बताओ कि इफ आई राइट LB, तो LB देखने के लिए
हमें क्या लिखना पड़ेगा टैक्योमेट्री इक्वेशन? तो आपको याद होगा कि जब वर्टिकल होती है और परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट नहीं होती है तो हम लोग उसे कंपोनेंट के टर्म्स में लिखते हैं, दैट इज के एस कॉस थीटा प्लस सी। सो यहाँ पे भी हम लोग वही करने जा रहे हैं, के एस कॉस थीटा बी प्लस सी करेंगे, है ना। सो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी उससे डी ए निकल जाएगी, ये वाली डी ए जो कि सिंपली कंपोनेंट होगा, और ये एलिवेशन और सिंपली आर निकल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। सो फर्स्ट आई विल राइट व्हाट इज द एल बी वी हैव। एल बी अगर लिखें सो दिस इज गोइंग टू बी के एस कॉस थीटा बी प्लस सी, ये इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन आपको जब मालूम है कि भाई इस जगह पे k की वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगी 3.05 माइनस 0.625 इंटू 100 इंटू कॉस 10 डिग्री और प्लस 0, ठीक है। सो लेट्स चेक हाउ मच वी आर गेटिंग। 3.05 minus 0.625 multiplied by 100 multiplied by cos 10, and this value is 238.815 meter. जब LB निकल गई है तो DB हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे LB cos theta B, and this value we can calculate as 238.815 into cos 10 degree multiplied by cos 10, and this value we are getting as 235.18 meter. 235.18, अभी 238.815 into cos 10 and this value 235.186 meter, 186 meter. आगे बढ़ते हैं। जब ये निकल गई है तो VB भी निकल जाएगी, साइन कंपोनेंट LB साइन थीटा B कितनी आ जाएगी, दिस इज 238.815 इंटू साइन 10 डिग्री, निकाल लो। सो दिस इज 238.815 इंटू साइन 10 डिग्री, and this value comes out as 41.47 meter, 41.47 meter। और एक आखिरी चीज वो है RL कैलकुलेशन। सो हम लोग अब यहां से RL निकालेंगे, RL ऑफ B। तो B की RL निकालने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैकसाइड रीडिंग एंड प्लस VB एंड माइनस S2। अब ये कैसे आया है उसको डायग्राम में देखो, यहां पे अब देखिए इस डायग्राम को। सो इस डायग्राम में RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैकसाइड करके हम लोग इस वाले लेवल तक, ट्रूनियन एक्सिस के लेवल तक आ गए, एंड प्लस VB S2 के लेवल तक एंड माइनस S2 हम लोग माइनस 1.835 करेंगे तो B पॉइंट की RL निकल जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट, एंड दिस इज x प्लस y प्लस VB की वैल्यू 41.47 एंड माइनस S2 कितनी है 1.835, चेक करो कितनी आ गई। सो दिस 41.47 minus of 1.835, and this value comes out 39 point. This is I can write this RL of B is equal to x plus y plus 39.635। तो आपके सामने देखो RL ऑफ B मिल गई, RL ऑफ A मिल गई, डिस्टेंस टू A मिल गई, डिस्टेंस टू B मिल गई। तो हम लोग अब यहां से दो चीजें निकालेंगे, व्हाट इज द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। जब ये दोनों निकल जाएगी तब तो फिर ग्रेडियंट तुरंत निकल जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप 3 हियर। स्टेप 3 ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने के लिए वी विल राइट V अपॉन H। सो सबसे पहले V निकालें तो आई कैन राइट RL ऑफ A माइनस RL ऑफ B, और अगर ये निकाली जाए सो आई कैन राइट इट इज x प्लस वाई एंड प्लस 34.07 माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस 39.635। चेक करते हैं कि ये V की वैल्यू कितनी आ रही है। सो ये है 34.07 माइनस ऑफ 39.635, and this value comes out
as 5.565 मीटर, ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, B की RL ज्यादा है, A की RL कम है, B ऊपर है, A नीचे है। ठीक है, और दोनों के बीच में एलिवेशन डिफरेंस इतनी आ रही है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस H अगर निकालें तो ये कितनी हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल थी ना वो, तो DA स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर अंडर रूट, सो आई विल राइट दिस इज DA स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर अंडर रूट कर लो, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज DA। चेक करो DA की वैल्यू क्या है, 132.7 square plus DB 235.186 square। चेक कर लेते हैं। So this is 132.7 square plus 235.186 square, this root of answer, and this is 270 meter। ठीक है, so now finally we can report what is the gradient value। so अब देखो gradient is V upon H, and that numerically it is 5.565 upon 270। so I can write this is 270 upon 5.565। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ना, ये आ रही है 1 in 48.52, 1 in 48.52। so इसी को I can finally report gradient is 1 in 48.52। ये हमारा फाइनल ग्रेडियंट वैल्यू आ गया। A से B के बीच की ग्रेडियंट ये रही। आपने देखा जो दो टेक्निक्स आपने सोचे थे ना, अभी सीखा था आपने, ठीक है, केस 1 और केस 2, उसका एक डिटेल एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से ना आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब आप कोई सा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए आप एबल हैं, ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टार्ट। सबसे पहले आप एक काम करो कि अब यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है, तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए। आई होप कि आप में से कई सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर भी दिया होगा, ठीक है, और आप में से वो लोग जो सॉल्व करने में मिस्टेक किए हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा सॉल्व करना। अभी आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर से दोबारा सॉल्व कीजिए, ताकि जो जहाँ जहाँ आपने मिस्टेक किया ना वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपकी तैयारी बेटर कैसे होगी, सिर्फ इस मिस्टेक्स को कम करते चले जाओ। कैसे कम करोगे, क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कीजिए एंड ट्राई टू लर्न विच एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट वेर यू आर मेकिंग द मिस्टेक। जहाँ पे आप मिस्टेक करते हो ना, उसी चीज़ में आपको उसी चीज़ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, तो उस मिस्टेक पे वर्कआउट कैसे करोगे, दोबारा सॉल्व करके और उसी टाइप के नए क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, यही तरीका होता है, तैयारी बेटर इसी तरीके से होगी आपकी। ठीक है, सो यहाँ से आप लिखते चले जाओ। यहाँ से मैं एक करके सबसे पहले डायग्राम दिखाता हूँ, फिर ये दिखाऊंगा, ए फिर बी फिर लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हो गया कंप्लीट, दिखा दिया। चलो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, टैक्योमेट्री लेवलिंग के सारे पार्ट्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। मैं आपको याद दिला दूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन पार्ट से। उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन के कुछ चैप्टर्स देखे, चेन सर्वे, फिर देखा कंपास सर्वे और फिर देखा ट्रैवर्स सर्वे। फिर हमने स्टार्ट किया था
वर्टिकल प्लेन के चैप्टर, उसी में देखा आपने लेबलिंग, काफ़ी डिटेलिंग था उसका। उसके बाद फिर आपने देखा उसी का फिर कंटूर्स एंड ऑल, फिर देखा ट्रिग्नोमेट्रिकल, फिर देखा टैक्योमेट्री जो यहाँ पे आज फिनिश हो गई है। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, सब आपसे बन जाएंगे, इजीली बन जाएंगे। ठीक है, और इसी में ही अब आगे चलते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर, अगर आपको इंडेक्स याद हो तो इंडेक्स में आपने लिखा था चैप्टर नंबर 8 दैट इज कर्व, तो वो नया टॉपिक है जो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज क्लास में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल सी द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज कर्व। थैंक यू।